भारत चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक वहीं खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि हम वैसा ही रहना चाहते हैं जैसे हम हैं, मेहनत भी ना करनी पड़े और आला तरीन कामयाबी भी हासिल हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या है हमारी सच्चाई? क्या फर्क है बॉर्डर के इस पार और उस पार? क्यों हैं हम इतने पीछे? अब वक्त आ गया है हमारी हिस्ट्री को बेनकाब करने का। हौसला रखें और वीडियो को आखिर तक देखें। India has become the first nation in the world to land on the south pole of the moon. पाकिस्तान और भारत के माबीन रवायती चपकलिश अपनी जगह, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर भारत को मुबारकबाद तो बनती है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंडर जिस जगह पर उतरा है वो चांद के जुनूबी कतब के करीब है। चांद का जुनूबी कतब और उसके आसपास का इलाका बहुत खास है। चांद का जैसा जमीन से दिखाई नहीं देता और सूरज की रोशनी भी इस पे बहुत कम पड़ती है, इसलिए इसे चांद का तारीक रुख यानी कि डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। टेक्निकल तफसील में जाए बगैर सिर्फ इतना समझ लीजिए, चंद्रयान मिशन 3 अपने आप में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों टेक्नोलॉजीज का मजमुआ है। ये हम इंडिया के बारे में क्यों बोल रहे हैं? हम अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। आज लगभग हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि इंडिया चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमारा खिलाई प्रोग्राम आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? लेकिन क्या गलतियां हमारी हैं या लीडर्स की? तारीख के सफ़ा से कुछ मनाज़र आपकी खिदमत में पेश हैं। अब ये आप पर है कि इन वाक़यात को सुनकर लाल पीले होते रहें या इबरत हासिल करके हमें क्या है कहकर जान छुड़ाते रहें। हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं हमारी आज़ादी से। इस वक्त में बरसगीर में पाकिस्तान और भारत के नाम से दो आज़ाद ममलकत वजूद में आ चुकी हैं और अमेरिका ने दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म को दावत दी है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म अमेरिका दौरे पर पहुंचते हैं। अमेरिकी हुकाम उन्हें घुमाते हैं, फिराते हैं और वहां की चीजें दिखाते हैं और आखिर में इनसे पूछते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं, और जवाब में पाकिस्तानी वजीर आजम कुछ ग़िज़ाई और दिफाई इमदाद की फरमाइश करते हैं। इनकी फरमाइश पूरी होती है और लॉकहीड मार्टिन वाली इंजीनियरिंग के तैयारे मिलते हैं और ग़िज़ाई ताउन भी पाकिस्तान के साथ किया जाता है। जब पहला अमेरिकी जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है तो ऊँटों के गलों में खसूसी तख्तियां लटकाई जाती हैं जिन पर थैंक यू USA लिखा होता है। इसी तरह पहले भारतीय वजीर आजम भी अमेरिका दौरे पर जाते हैं। इन्हें भी घुमाया फिराया जाता है और अमेरिका में बनने वाली चीजें और आला तालीमी इदारे दिखाए जाते हैं और आखिर में इनसे भी ये पूछा जाता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं। इस पर भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का जवाब काफी मशहूर है, मुझे MIT दे दो, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दे दो। नतीजतन अमेरिकी ताउन से हिंदुस्तान में MIT की तर्ज पर आला तालीमी और तहकीकी इदारे बनाए जाते हैं। इनमें से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है जो आज अपने तालीमी मयार से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या मांगा और लियाकत अली खान ने क्या मांगा। और फिर हम कुछ आगे चलते हैं 1955 में। इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि 1955 में पाकिस्तान की हुकूमत को वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक अदद हुक्मनामा मौसूल होता है जिसमें मुख्तलिफ तजवीज़ात होती हैं। उनमें से एक तजवीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में साइंसी तहकीक के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR को छोटे छोटे मुख्तलिफ इदारों में तोड़ दिया जाए, क्योंकि अपनी मौजूदा हैसियत के हिसाब से यहाँ रिसर्च का कोई काम नहीं हो रहा और ये कौमी खजाने पर बोझ बन चुका है। और थोड़ी बहुत पाकिस्तान में हलचल हुई और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। PCSIR आज तक वैसा का वैसा ही है। पाकिस्तान के साइंसी मंजरनामे पर इस इदारे का होना या ना होना बराबर है। ये पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का सफेद हाथी बन चुका है। और फिर 1996 में इंटरनेट का सैलाब आता है। इंटरनेट की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही थी और लोगों की बड़ी तादाद इंटरनेट तक रसाई की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तानी हुकूमत इंटरनेट के इनकलाब पर बंद बांधना चाहती थी। लेकिन इंटरनेट तो एक सैलाब था जो पाबंदियों के सारे बंद तोड़ता गया और आगे बढ़ता गया। सरकारी सतह पर मुनासिब पॉलिसी ना होने के बाद हम टेक्नोलॉजी के इस इनकलाब से मुस्तफीद ना हो सके, बल्कि हमने ज्यादा नुकसान ही उठाया। 1998 में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की सरबराही में पाकिस्तान 2010 के उन्वान से जामे कौमी मंसूबे का आगाज हुआ, जिसका मकसद मुख्तलिफ शोबों में असलाहत करना था। कम अज कम ये पहला मौका था जब किसी सरकारी मंसूबे में किसी दुश्मन को जवाब देने के बजाय अपने लिए खुद कुछ करने की ख्वाहिश नजर आई। इस मंसूबे में गवर्नेंस, आला तालीम,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राअत को खसूसी अहमियत दी गई थी। तय ये हुआ था कि पहले मसाइल को बखूबी समझा जाए और उनके मुमकिन हल तलाश किए जाएं ताकि अगले मरहले में पॉलिसी साजी और दीगर इक़दामात के जरिए दुरुस्त तौर पर असलाहत की जा सकें। लेकिन सच तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने बेशतर वज़रा इस प्रोग्राम से नाखुश थे और अपनी निजी महफिलों में उसे वसाइल की बर्बादी करार देते थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ से हसन इकबाल की कुर्बत के बास वो खुलकर कुछ कह नहीं पाते थे। अभी इस प्रोग्राम ने उड़ान भी नहीं भरी थी कि 12 अक्टूबर 1999 के रोज मियां नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और ये प्रोग्राम भी द एंड हो गया। और फिर जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान को साइंस व टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका था कि ये जिम्मेदारी किसी साइंसदान को सौंपी गई। ये वही दौर था कि नेशनल लेवल के 2 नए कमीशन तैयार किए गए। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी जो 2002 में कायम हुआ और दूसरा नेशनल कमीशन ऑन नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो 2005 में कायम किया गया। अव्वल कमीशन के सरबराह डॉक्टर नसीम थे, जबकि दूसरे कमीशन की सरबराही डॉक्टर NM भट्ट को सौंपी गई। दोनों कमीशंस अपनी अपनी जगह काम करने लगी और बेहतरी की उम्मीद नजर आने लगी। लेकिन 2008 के इंतखाबात के बाद जमहूरियत आ गई और हर वो चीज नापसंदीदा करार पाई गई जो एक डिक्टेटर ने शुरू की थी। बात सिर्फ बल्दियाती निजाम और हायर एजुकेशन कमीशन की तबाही पर नहीं रुकी, बल्कि 2009 में बायोटेक्नोलॉजी कमीशन और नैनो टेक्नोलॉजी कमीशन भी बंद करवा दिए गए। लेकिन ये तो चीजें हमारे बस की बात नहीं है। हम क्या करें? इस सवाल का मुख्तसर जवाब है कि हमें अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी चाहिए। मतलब यह है कि हम खुद को इनफरादी और इज्तमाई बल्कि हर लिहाज से दुरुस्त करें। निज़ाम तालीम से लेकर मुआशरत और मईशत तक एक एक चीज को गिन गिन के दुरुस्त करें। हम अपने मामलात को इसलिए दुरुस्त करें क्योंकि हमने अपने मुल्क को खूब से खूब बनाना है, इसलिए नहीं कि अपने दुश्मन को जवाब दें।